नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रोज़ाना की तरह आज हम लोग करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका रिवीजन करने वाले हैं और बेहतर तरीके से इनका हम रिवीजन करेंगे। रोज़ाना सुबह क्लास 10 बजे डाल दी जाती है, तो आप डेली करंट का रिवीजन कर सकते हैं। आपकी जो फूल पत्ती वाली क्लास है, जो फूल पत्ती वाली क्लास है आपकी, लगभग सर 1.5 घंटे में कराते हैं। उसका ही रिवीजन एक दिन बाद कराया जाता है। जिस दिन सर की क्लास होती है उस दिन रिवीजन नहीं होता, रिवीजन अगले दिन होता है। तो वो 10 से 15 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन पूरे कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। उससे पहले आपको एक सूचना देनी थी कि रिवीजन तो कराया ही जाता है, बाकी का आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि हैंड रिटन पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप सीधे चैनल पे पहुंचेंगे, उसे ज्वाइन कर लें। उसी पे डेली पीडीएफ अपडेट की जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर टेलीग्राम मतलब पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और वो कैसे लेना है वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, 25 जून का रिवीजन आज हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को 115वीं रैंक मिली है, टोटल 163 देशों में से। कुल 163 देश थे इसमें, जिसमें भारत को 115वीं रैंक मिली। बात करेंगे कि इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसे जारी करता है, और यह संस्था सिडनी की संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस। इसमें प्रथम स्थान जो है वो तुम्हारा आइसलैंड को मिला है, और अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो वो आपका रूस को मिला है। ठीक है, विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड को, अंतिम स्थान रूस को मिला है, और भारत को 115वां स्थान मिला है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, प्रथम आइसलैंड और अंतिम रूस, और भारत की रैंक, ये तीन हमें अच्छे से याद रखने हैं। अगले पे चल दे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वो 131 में है। ये 7 सूचकांक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनमें से एक न एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा 100%। तो इसे आप अच्छे से याद करें। तो जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं रैंक है। एचडीआई में रैंक पूछे तो वो 130वीं। वहीं अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक पूछे तो 118वीं रैंक है, और भ्रष्टाचार में अगर भारत की रैंक पूछे तो 96। अगला आपसे पूछे कि फायर पावर इंडेक्स में रैंक क्या है, तो आप याद रखेंगे कि 4th रैंक है फायर पावर इंडेक्स में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर भारत की रैंक पूछे तो वो 10वीं रैंक है। तो ये सारी की सारी रैंक बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी चीज़ है जो 7 आपको याद रखनी, और आपका 1 नंबर परीक्षा में 100% पक्का हो जाए। अगले पे चलें। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें इसे 99वां यानी इंडिया को, हमारे को 99वां स्थान मिला है सतत विकास लक्ष्य में, और पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल। फिर आपसे पूछ सकता है कि 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 104वां स्थान भारत को 2024 में मिला था। और इस बार टॉप पे कौन रहा, तो इस बार टॉप पे आपका फिनलैंड रहा। ठीक है, 2024 में भारत को 104वां स्थान था, लेकिन 2025 में भारत 99वें स्थान पे पहुंच चुका है। और 2025 में अगर टॉप पे पूछे तो 2025 में आपका टॉप पे है फिनलैंड। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो आपके LR श्रीहरि
86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर। एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? तो ये तुम्हारी असम ने एआई एंकर अंकिता लॉन्च की है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये तुम्हारा मुंबई में हुआ है, प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं प्राक्कलन समिति को? तो इसे अनुमान समिति के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस बार जो प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसकी थीम भी आपको याद रखनी है कि प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाना। प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाना। अगला है केंद्रीय प्राक्कलन समिति के वर्तमान हेड कौन है? तो ये संजय जायसवाल केंद्रीय प्राक्कलन समिति के वर्तमान हेड। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। तो इसको थोड़ा याद रखना है कि 12 साल बाद पुष्कर कुंभ आपका उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये तुम्हारा 25 जून 2025 को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। आगे आपसे बात करें, भारत में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल ये कब लगा था? 25 जून 1975 को भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि पहला आपातकाल कब लगा? तो ये तुम्हारा 1962 में लगा था। और इसका जो कारण रहा वो चीन का भारत पर अटैक था। यानी भारत और चीन में जो युद्ध शुरू हुआ था, जो चीन ने भारत पर अटैक किया था, उसके कारण पहला आपातकाल 1962 में लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया गया था ये तुम्हारा 1971 में लगाया गया था। और इसका कारण था आपका भारत पाक युद्ध। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो कारण रहा दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल का। बात करें तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया? तो ये 1975 में लगाया गया था। और इसका जो कारण है वो तुम्हारा बना था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थी उस समय की, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। क्लियर? अगले पे चलें। अगला है वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो ये समूह सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में गठित किया गया है। आपसे बात करें कि आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी, ये तुम्हें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने ये लिया है। आपसे ये पूछ लेगा कि जातिगत जनगणना पहली बार हो रही है, इससे पहले कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। और उसके बाद ये पहली बार है आज़ादी के बाद। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक, तो ये आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ था। प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? ये बानू मुश्ताक को मिला है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि किस उपन्यास के लिए? तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि हार्ट लैम्प उपन्यास के लिए मिला है। और इसका ये पूछेगा कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो दीपा बिष्ट ने किया। ये 100% नहीं, जितना चाहो उतना लगा लो, मैं तो 200% लगाता हूँ कि आपके पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ छपेगी। ठीक है, या तो ये पूछ लेगा कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो आप याद रखेंगे बानू मुश्ताक को। या पूछ सकता है कि बानू मुश्ताक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? तो आप याद रखेंगे एक हार्ट लैम्प के लिए। या पूछ सकता है कि हार्ट लैम्प उपन्यास जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो आप याद रखेंगे कि दीपा बिष्ट।
यहाँ से ये प्रश्न 100% कोई ना कोई बनेगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। अगले की आपसे बात करें कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये तुम्हारा मिजोरम पहला राज्य बना है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला। अगले प्रश्न पे चलें। केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल कहाँ लॉन्च की है, तो ये पहल लॉन्च की है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। बात करें इस पहल की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 24 जून 2025 से हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो तुम्हारा है सोनभद्र। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है। किन किन राज्यों से? तो वो आपको याद रखना है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा लगती है सोनभद्र को। इसमें जो ये नव्या पहल शुरू की है, इसमें 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना कि 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला है कि टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये उपलब्धि आपकी ऋषभ पंत ने हासिल की है, जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में मतलब शतक लगाने वाली ये पहले और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने, यानी भारत के पहले बने हैं और दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने हैं। ठीक है, आगे बात करें। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला किसने लॉन्च की है, ये तुम्हारी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठशाला, तो ये तुम्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये ईरान को दिया गया है प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार। अगले प्रश्न की बात करें, दिवंगत खिलाड़ी दिलीप जो दोषी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। दिलीप दोषी की ऑटोबायोग्राफी को किस नाम से जाना जाता है, तो स्पिन पंच नाम से इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में इनका देहांत हुआ है, तो ये प्रश्न बन सकता है। आगे बात करें, पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपका गुजरात में किया है। प्रोजेक्ट कुश का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है, प्रोजेक्ट कुश। आगे बात करें, AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीमा किसने लॉन्च किया है, तो ये प्लेटफॉर्म आपका गूगल ने लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म बीमा, याद रखना इसको। क्लियर। अगला प्रश्न है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो ये तुम्हारा बना है त्रिपुरा। पहला बना था मिजोरम, दूसरा बना था गोवा और अब तीसरा राज्य त्रिपुरा बन चुका है। बात करें त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो ये डॉक्टर माणिक साहब वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम। आगे, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है, इसमें भारतीय निशानेबाजी दल को प्रथम स्थान मिला है, जो ISSF जूनियर विश्व कप 2025। आगे की बात करें, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है, ये तुम्हारी जम्मू कश्मीर ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है, कार्यकर्ताओं के पदों पर आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो ये असम सरकार ने की है। आपसे पूछूं कि किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये तुम्हारी USA में स्थित है,
किलौआ ज्वालामुखी यूएसए के हवाई द्वीप पे ये स्थित है। आगे बात करें, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगी? ये तुम्हारी कर्नाटक में प्रारंभ करेगी। और नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास की बात करें तो ये आपका इंडिया और मंगोलिया में नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास होता है। और वहीं बात करें टाइगर क्लॉ अभ्यास की तो ये भारत और यूएसए के बीच में ये अभ्यास शुरू किया गया है, टाइगर क्लॉ अभ्यास। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बेहतर लगी होगी और बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। रोज़ाना सुबह 10 बजे करंट अफेयर का रिवीजन 1.5 घंटे वाली क्लास का 15 से 16 मिनट में रिवीजन कराना अपने आप में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट को बहुत अच्छे से कम समय में और कम करके पेश करना होता है पूरा कंटेंट। कंटेंट कम नहीं होता, कंटेंट पूरा होता है, लेकिन उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे अपने अपने ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ सकें। मिलेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए बता दूं कि जो मैं मैथ की बात कर रहा था वो मैथ की क्लास आपको इस मंडे से 100% मिलना शुरू हो जाएगी। काफ़ी बार बोल चुका हूँ लेकिन नहीं करा पाया हूँ, लेकिन इस मंडे से आपको 100% मैथ की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।